Good morning, all of you. Uh, हेलो। हाँ, ठीक है। तो लास्ट क्लास में यानी कल हम लोग मर्जर एंड एक्विजिशन को डिस्कस कर रहे थे, मगर कल ज़्यादा स्टूडेंट्स थे नहीं, तो एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है। जैसे कि कल मैंने बताया था, मर्जर एक्विजिशन इज आर डिफाइंड एज अ कंसोलिडेशन ऑफ कंपनीज। डिफरेंशिएटिंग द टू टर्म्स, मर्जर इज द कॉम्बिनेशन, अगर हम लोग मर्जर की बात करें तो दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंपनीज टू फॉर्म वन। मतलब दो कंपनी मिलकर एक तीसरी कंपनी को बना रहे होते हैं। ठीक है। मतलब सपोज कंपनी ए है, कंपनी बी है, दोनों मिले। ठीक है। और कंपनी सी, इन्होंने दोनों मिलकर मर्ज हुए और उन्होंने एक नई कंपनी बनाई, दैट इज कंपनी सी। और कंपनी ए और बी जो है वो मिलकर कंपनी सी को उन्होंने बना दिया। ठीक है। एक तो ये चीज होगी। दूसरी चीज ये हो सकती है कि कंपनी ए अगर एक्वायर कर ले कंपनी बी को, या फिर कंपनी बी एक्वायर कर ले कंपनी ए को, दैट इज एक्विजिशन। while acquisition is one company that taken over by the other. Merger and acquisition is one of the major aspect of corporate finance world. The reasoning behind merger and acquisition generally given is that two separate companies together create more value compared to being an individual stand. ठीक है। With the objective of wealth maximization, companies keep evaluating different opportunities through the route of merger or acquisition. तो यहाँ पर जो कोई अपॉर्चुनिटी या कोई बेनिफिट लेने के लिए ये मर्जर या फिर एक्विजिशन को किया जाता है। कि सपोज कोई कंपनी है, दो कंपनी है, या एक कंपनी दूसरे को एक्वायर कर रही है, तो उसकी वजह से जो है उस कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, क्योंकि वो दूसरे कंपनी का भी बिजनेस उसको मिल गया। या फिर क्या कर सकते हैं, क्या बेनिफिट मिल सकता है, कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है। या फिर जो है एक नया सेगमेंट, एक नया मार्केट को टारगेट बहुत आसानी से किया जा सकता है। ठीक है। जो कि सपोज दो कंपनियां मिली, तो दोनों ने जो भी अपने मार्केटिंग एफर्ट डाले होंगे, जो अपनी गुडविल बनाई होगी, अभी एक कंपनी को वो सारे बेनिफिट उस चीज का मिल रहा होगा। ठीक है। तो इस तरह से कॉस्ट को भी रिड्यूस किया जा सकता है, रेवेन्यू को भी आप इंक्रीज कर सकते हैं और प्रॉफिट भी बढ़ा सकते हैं। इसको आगे बढ़ते हैं, ये सारी चीजें ठीक है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ मर्जर। जैसे मैंने बताया था, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मर्जर: वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, कॉन्ग्लोमरेट। ठीक है। वर्टिकल, अगर हॉरिजॉन्टल की बात करें तो मर्जर अकरिंग बिटवीन कंपनीज प्रोड्यूसिंग सिमिलर प्रोडक्ट। दो कंपनी है जो सिमिलर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं या सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, और वो मर्ज होते हैं, तो उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मर्जर। ठीक है। दिस टाइप ऑफ मर्जर occurs frequently as a result of larger companies attempting to create more effective economies of scale। ठीक है। इसी तरह वर्टिकल की बात करें तो उनका प्रोडक्ट तो सेम नहीं होता, लेकिन जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है वो सेम होता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल कल दिया था। हाँ, बताइए क्या प्रॉब्लम है मेधा। सर जब दो बैंक्स मर्ज होते हैं तो वो सर जब दो बैंक्स मर्ज होते हैं तो वो हॉरिजॉन्टल मर्जिंग में आ सकता है ना? बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि सेम ही उनका प्रोडक्ट तो सेम है। यस सर। हाँ, प्रोडक्ट सेम है तो बिल्कुल वो हॉरिजॉन्टल ही होगा। ठीक है। वो और वर्टिकल से मतलब है, मतलब फिनिश्ड जो भी प्रोडक्ट है। जैसे कि मैंने कल एग्जांपल दिया था, कार, सपोज कार मैन्युफैक्चरर है और एक टायर कंपनी है जो टायर प्रोड्यूस करते हैं, टायर मैन्युफैक्चर करते हैं। ठीक है। दोनों अगर मर्ज हो रहे हैं तो जो उनका फिनिश्ड प्रोडक्ट है वो तो सेम है ना। तो दोनों मर्ज हो रहे हैं तो उसको बोलते हैं वर्टिकल मर्जर। मतलब यहाँ पर दोनों कंपनीज के जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट है वो अलग अलग है, मतलब सेम नहीं है, मगर जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है वो सेम है दोनों का, तो उसको बोलते हैं वर्टिकल मर्जर। और इसके बाद
कॉन्ग्लोमरेट मर्जर मैंने जो है मतलब अभी क्या बचा, क्या बचा वही कि भाई एकदम अलग है, ठीक है। अगर दोनों ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल अनरिलेटेड है तो वो आपके इधर आ जाएंगे। कॉन्ग्लोमरेट मर्जर रिफर्स टू मर्जर बिटवीन टू फर्म्स विच आर कैरिंग ऑन बिजनेस एक्टिविटीज अनरिलेटेड टू ईच अदर। Conglomerate mergers generally occurs between companies operating in different industries, different categories, or different geographical locations. The purpose of conglomerate mergers may be business expansion or other business reasons। ठीक है, तो ये सारी चीजें कल हो गई थी, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। और अभी जो है कैसे आप मर्जर कर सकते हैं, वेज ऑफ मर्जर। अ मर्जर कैन बी टेक प्लेस इन फॉलोइंग वेज। ठीक है, एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के असेट को खरीद लिया, बाय परचेजिंग ऑफ असेट, बाय परचेज ऑफ कॉमन शेयर यानी इक्विटी शेयर्स, बाय एक्सचेंजिंग ऑफ शेयर्स फॉर असेट्स। ठीक है, असेट लेकर शेयर्स दे दिया, या फिर बाय एक्सचेंजिंग ऑफ शेयर्स फॉर शेयर्स। तो ये जो है तरीके हैं जिससे आप मर्जर किया जा सकते हैं, जो वेज ऑफ मर्जर। ठीक है, बाय परचेज ऑफ असेट, by purchase of asset यानी asset of a company Y may be sold to company X। ठीक है, बिल्कुल आसान। once this is done, the company Y is then legally terminated and the company X survive। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। या फिर बाय परचेज ऑफ कॉमन शेयर यानी इक्विटी शेयर्स की अगर हम लोग बात करें, तो द कॉमन शेयर्स ऑफ कंपनी वाई में बी परचेज बाय कंपनी ए। कंपनी ए ने सॉरी कंपनी एक्स ने खरीद लिया कंपनी वाई के जो भी कॉमन शेयर्स इक्विटी शेयर्स। व्हेन कंपनी X hold all the shares of company Y, it is dissolved। ठीक है, या फिर अगर हम लोग इधर बात करें बाय एक्सचेंजिंग ऑफ शेयर ऑफ असेट्स की, तो यहाँ पे द कंपनी एक्स में गिव देयर शेयर्स टू स्टेक होल्डर्स ऑफ कंपनी वाई फॉर इट्स नेट असेट्स। द कंपनी वाई टर्मिनेटेड बाय इट्स शेयर हु नाउ होल्ड द शेयर ऑफ द कंपनी एक्स। ठीक है, या फिर बाय एक्सचेंजिंग ऑफ शेयर्स द कंपनी एक्स गिव्स इट्स shares to shareholder of company Y and then company is X is terminated। ठीक है, तो ये सारे तरीके हैं जैसे मर्जर या एक्विजिशन किया जा सकता है। ठीक है, अभी यहाँ से इम्पोर्टेंट पार्ट आप लोग के लिए ये शुरू हो रहा है। अभी तो जो थ्योरिकल पार्ट था कि किस तरह से कौन कौन सी तरह से मर्जर हो सकते हैं या कितने तरह के टाइप्स ऑफ मर्जर। ये इम्पोर्टेंट चीज है आपके लिए, एक्सचेंज रेशियो। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन भी होगा, जैसे मैंने इसको भी कल डिस्कस कर लिया था। एक्सचेंज रेशियो से क्या मतलब है, जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर कर रही है, तो एक्वायरर जो एक्वायर कर रही है कंपनी और जो जो टारगेट कंपनी है यानी जिसको एक्वायर किया जा रहा है, ठीक है, उनके स्टेक होल्डर्स का क्या होगा, उनके शेयर होल्डर्स का क्या होगा, जो टारगेट कंपनी है। ठीक है, उनको कितने शेयर्स दिए जाएंगे, मतलब अभी जो कंपनी डिसॉल्व हो रही है, जो कंपनी खत्म हो रही है, जो उनके शेयर होल्डर्स है, उनको तो अभी जो एक्वायरर कंपनी के शेयर्स दिए जाएंगे ना। ठीक है, तो वो किस रेट्स पे दिए जाएंगे, किस रेशियो पे दिए जाएंगे, वो चीज यहाँ पे बताई गई है, उसको बोलते हैं एक्सचेंज रेशियो। ठीक है, इन मर्जर एंड एक्विजिशन द शेयर एक्सचेंज रेशियो मेजर्स द नंबर ऑफ शेयर्स द एक्वायरिंग कंपनी हैज टू इशू। तो उसको एक्वायरिंग जो भी कंपनी होती है उसको इशू करने पड़ते हैं, किसको, जो कि टारगेट कंपनी है यानी जिसको एक्वायर किया जा रहा है, उसके जो भी स्टेक होल्डर है, जो शेयर होल्डर्स है, उनको इशू करने पड़ते हैं। ठीक है, so the number of shares acquiring company has to issue for each individual share of target firms. For merger and acquisition deal that include shares as a part of consideration for the deal, the exchange ratio is important matrix। डील कैन बी ये कैश फॉर्म में भी हो सकते हैं, ऑल कैश, या फिर शेयर्स में भी इशू किए जा सकते हैं, मतलब उनको कैश में पेमेंट किया जाए, या फिर शेयर्स इशू कर दिया जाए, या फिर मिक्स, दोनों का मिक्स कर दिया, कॉम्बिनेशन, कुछ कुछ जो है पार्ट कैश में कर दिया, कुछ उनको शेयर्स इशू कर दिए। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला है वो इस तरह से है, ऑफर प्राइस फॉर टारगेट शेयर्स। ठीक है, जो भी जो टारगेट कंपनी है उसके लिए जो भी ऑफर प्राइस, सपोज इस समय सपोज टारगेट कंपनी जो है, मतलब जिसको एक्वायर किया जाता है, उसके शेयर का प्राइस 20 रुपए है। ठीक है, तो कंपनी ने जो एक्वायर कर रही है उसने बोला नहीं हम आपको 20 नहीं, हम आपको 25 देंगे, तो वो उनका 25 ऑफर प्राइस हो गया। ठीक है, तो ऑफर प्राइस फॉर द टारगेट कंपनी शेयर डिवाइडेड बाय एक्वायरर, जो भी एक्वायर कर रही है कंपनी, उनके शेयर प्राइस। ठीक है, तो इस तरह से आपको एक्सचेंज रेशियो पता चल जाएगा। जैसा कि ये एग्जांपल हम लोग ने कल देखा ही था। एक मिनट आप लोग ये एग्जांपल देखिए, मैं
हाँ, तो एक्सचेंज रेशियो का ये एग्जांपल है। एज्यूम फर्म ए इज द एक्वायरर एंड फर्म बी इज द टारगेट। ठीक है, फर्म ए आपका एक्वायरर है, यानी जो एक्वायर कर रही है, और फर्म बी जो है टारगेट फर्म है। ठीक है, फर्म बी हैज जो टारगेट फर्म है, जो टारगेट कंपनी है, उसके पास जो इक्विटी शेयर्स है, आउटस्टैंडिंग जो शेयर्स है, वो टोटल है 10,000, 10,000, एंड इज ट्रेडिंग एट अ करेंट प्राइस ऑफ 17.30, और जो उसकी ट्रेडिंग हो रही है, जो करंट प्राइस है टारगेट कंपनी के शेयर की, वो है 17.30। इसी तरह अगर हम लोग एक्वायरर की बात करें, तो जो फर्म ए है, कंपनी ए है, वो जो है पे कितना करना चाहता है, यानी ऑफर प्राइस क्या है उसका, विलिंग टू पे 25% टेक ओवर प्रीमियम, यानी कि वो 25% ज्यादा देने के लिए तैयार है, यानी 17.30 प्लस 25%। ठीक है, दिस मीन्स ऑफर प्राइस फॉर बी इज 21.63, यानी कि आपका जो अभी अभी ऑफर प्राइस है वो है 21.63। The firm A is currently trading at rupees 11 point sorry at 11.75 डॉलर। ठीक है, तो लेकिन जो फर्म ए है, कंपनी ए है, उसके शेयर का प्राइस इस समय 11.75 है। ठीक है, आ रहा है समझ में, मतलब कि 17.30 आपका जो भी टारगेट फर्म है उसका, उसके स्टॉक का प्राइस है, और जो एक्वायरर है, जो कंपनी ए है, वो 25% ज्यादा प्राइस देने को तैयार है, यानी कि 17.30 प्लस 25%, यानी कि 21.63 डॉलर वो देने को तैयार है, उसका वो ऑफर प्राइस है। और जो अगर हम लोग कंपनी ए की बात करें, जो उसका इस समय मार्केट प्राइस है वो है 11.75 डॉलर। ठीक है, टू कैलकुलेट एक्सचेंज रेशियो वी टेक ऑफर प्राइस। तो अभी आपको ऑफर प्राइस पता है, अभी आपको जो है जो एक्वायरर जो कंपनी है उसके स्टॉक का प्राइस पता है, एक्सचेंज रेशियो बिल्कुल आसान है करना। अभी मैंने बताया है ऑफर प्राइस डिवाइडेड बाय एक्वायरर्स प्राइस, यानी कि 21.63 डिवाइडेड बाय 11.75, यानी कि आपका जो भी एक्सचेंज रेशियो होगा वो होगा 1.84। यानी कि अभी अब जो कंपनी ए है उसको कितने शेयर्स इशू करने पड़ेंगे, एक शेयर, कंपनी बी के एक शेयर पे उसको 1.84 शेयर्स इशू करने पड़ेंगे, यानी टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितने हैं, 10,000, 10,000, और 10,000 इंटू 1.84, यानी कि 18,400 शेयर्स कंपनी ए को इशू करने पड़ेंगे एक्वायर करने के लिए। ठीक है, किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ लो। वही चीज यहाँ पे भी कैलकुलेशन बताया गया है। टारगेट कंपनी शेयर 17.30, प्रीमियम इन्होंने ऐड कर दिया 25%, यहाँ पर आ गया 21.63, एक्वायरर प्राइस है 11.75, तो 21.63 डिवाइडेड बाय 11.75, यानी कि जो आपका एक्सचेंज रेशियो वो है 1.84। ठीक है, इसी तरह और कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि यहाँ पर ये एग्जांपल दिया गया है, अभिरुचि लिमिटेड हैज 2 लाख शेयर्स, यानी ये एक्वायरर हैं। ठीक है, वांट टू एक्वायर दुर्गा भवन लिमिटेड, जिनके पास 1 लाख शेयर्स हैं, तो बाय एक्सचेंजिंग इट्स 1.6, अच्छा इन्होंने एक्सचेंज रेट बता दिया है 1.6 है। ठीक है, यानी कि जो एक्वायरर है वो टारगेट कंपनी को एक्वायर कर रहा है 1.6 के रेट से। ठीक है, कैलकुलेट पोस्ट मर्जर नंबर ऑफ शेयर्स, आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर मर्जर कितने होंगे। ठीक है, तो अभी क्या करना है, इन टोटल दुर्गा भवन जो लिमिटेड है, यानी कि जो टारगेट फर्म है, टारगेट कंपनी, उनके पास 1 लाख शेयर्स है, और हर एक शेयर पे 1.6 शेयर्स इशू करने हैं, जो आपका एक्सचेंज रेट है, यानी एक्सचेंज रेशियो जो है 1.6 है। तो ठीक है, तो 1 लाख डिवाइड इंटू 1.6, यानी कि 1,60,000 टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इशू करने पड़ेंगे एक्वायरर को। ठीक है, और पहले इनके पास ऑलरेडी 2 लाख शेयर थे, तो पोस्ट मर्जर नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे, 2 लाख प्लस 1,60,000, यानी कि 3,60,000 पोस्ट मर्जर टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, इसी तरह आप जो है एक्सचेंज जो रेशियो है उसको आप नेट असेट वैल्यू के बेसिस पे भी निकाल सकते हैं। अगर सपोज इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दी गई है, जो एक्वायरर है
और जो टारगेट कंपनी है, दोनों के असेट और लाइबिलिटीज अगर आपको बता दिया गया है, तो आप नेट नेट असेट वैल्यू मेथड से उनको इनके एक्सचेंज रेशियो आपको निकालना होता है। तो यहाँ पर देखिए स्लाइस लिमिटेड है जो कि एक्वायरर है, किसको एक्वायर कर रही है? माजा लिमिटेड को, ठीक है, जो टारगेट कंपनी है। टोटल नंबर ऑफ जो असेट्स हैं वो स्लाइस के 1000 लाख, माजा के 500 लाख, एक्सटर्नल जो लाइबिलिटीज हैं 400 लाख स्लाइस की और माजा की 200 लाख, ठीक है। तो अभी इसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको नेट असेट निकालना पड़ता है, ठीक है। नेट असेट ऑफ एक्वायरर, नेट असेट ऑफ टारगेट कंपनी। तो पहले एक्वायरर के लिए यानी स्लाइस लिमिटेड का जो नेट असेट होगा, उसके क्या करना है? टोटल असेट माइनस लाइबिलिटीज, यानी कि 1000 माइनस 400, यानी कि आपका जो नेट असेट आएगा वो आएगा 600 लैक्स, ठीक है, स्लाइस लिमिटेड के लिए। इसी तरह माजा लिमिटेड के लिए 500 इनका असेट है और 200 इनकी लाइबिलिटीज है, तो 500 माइनस 200 यानी कि 300 लैक्स, ये इनका माजा लिमिटेड की का नेट असेट आ जाएगा। अभी क्या करना है? नेट असेट या जो आपका एक्सचेंज रेशियो निकालने के लिए क्या करना है? टोटल नेट असेट ऑफ टारगेट कंपनी डिवाइडेड बाय नेट असेट ऑफ एक्वायरिंग कंपनी, यानी 300 डिवाइडेड बाय 600, यानी कि 0.5, ये आपका एक्सचेंज रेशियो है, 0.5:1, यानी कि हर एक शेयर पे जो स्लाइस कंपनी को 0.5 शेयर्स इशू करने पड़ेंगे। यानी कि सपोज माजा कंपनी के टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स 10,000 है, 10,000 हैं, तो स्लाइस कंपनी को 5,000 शेयर्स इशू करने पड़ेंगे एक्वायर करने के लिए, ठीक है। शेयर होल्डर्स ऑफ माजा लिमिटेड will get 0.5 shares of Slice Limited for every share held in Maza Limited, ठीक है। क्योंकि अभी तो उनको जो भी शेयर होल्डर्स होंगे, माजा कंपनी तो डिसॉल्व हो गई, माजा कंपनी तो खत्म हो गई, ठीक है। अभी वो जो शेयर्स होंगे, वो जो जो माजा कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, उनको कौन से शेयर्स मिलेंगे? स्लाइस लिमिटेड के मिलेंगे, क्योंकि स्लाइस लिमिटेड ने एक्वायर कर लिया हुआ है। कितने मिलेंगे? हर एक शेयर पे 0.5 शेयर्स, ठीक है। इसी तरह ये भी एक क्वेश्चन है नेट असेट वैल्यू का, सेम वही क्वेश्चन है, जो वैसा ही है जैसा अभी हम लोग ने किया हुआ है, ठीक है। तो जो है देखते हैं इसको। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो डिटरमाइन एक्सचेंज बेस्ड ऑन नेट असेट वैल्यू। यहाँ पर जो है दो कंपनी है, एक्वायरर और टारगेट, ठीक है। यहाँ पे इनके असेट्स दिए गए हैं, दो मतलब असेट्स, उधर पिछले क्वेश्चन में असेट टोटल असेट दिया गया था, यहाँ पर क्या है, इन्होंने फिक्स्ड करंट अलग अलग दिया हुआ है। तो हमें ये टोटल असेट के लिए क्या करना है? दोनों को ऐड कर देना, तो हमारा टोटल असेट आ जाएगा। और लाइबिलिटीज दिए गई है इसमें, डिवेंचर्स और क्रेडिटर्स, ये इनकी लाइबिलिटीज है। ये तो टोटल असेट्स यानी कि फिक्स प्लस करंट माइनस लाइबिलिटीज यानी डिवेंचर्स एंड क्रेडिटर्स, ठीक है। इस तरह से आपका आ जाएगा नेट एसेट वैल्यू मेथड से एक्सचेंज रेशियो, ठीक है। देखिए वही चीज यहाँ पर किया गया है। 150, अगर मैं जो है एक्वायरर कंपनी की बात करूं, तो 150 प्लस 100 यानी कि टोटल असेट माइनस 100, और क्रेडिटर्स भी इनके 100 ही हैं, तो दोनों को माइनस कर दिया, ठीक है। यानी कि जो नेट असेट आ जाएगा वो 50 लैक्स, 50 लाख रुपए। इसी तरह अगर मैं माजा लिमिटेड की बात, माजा लिमिटेड नहीं है, सिट्रा है, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं टारगेट कंपनी की बात करूं, तो यहाँ पर 100 इनका फिक्स्ड असेट है, करेंट असेट 50 है, ठीक। 150 हो जाएगा, माइनस क्या करना है? डिवेंचर्स 40 एंड क्रेडिटर्स 10, ठीक है। और माइनस करने के बाद जो नेट असेट आएगा वो आएगा 100 लैक्स। नेट असेट रेशियो करने के लिए, निकालने के लिए, या फिर एक्सचेंज रेशियो निकालने के लिए क्या करना है आपका? नेट असेट ऑफ टारगेट कंपनी डिवाइडेड बाय नेट असेट ऑफ एक्वायरिंग कंपनी, यानी कि 100 डिवाइडेड बाय 50, यानी कि 2 2 आपका आ जाएगा एक्सचेंज रेशियो 2:1, यानी हर एक शेयर पे 2 शेयर इशू करने पड़ेंगे एक्वायरर को, ठीक है। शेयर होल्डर्स ऑफ सिट्रा लिमिटेड विल गेट शेयर्स ऑफ टोरिनो लिमिटेड फॉर एवरी शेयर हेल्ड इन सिट्रा लिमिटेड, ठीक है।
ये तो आपका हो गया एक्सचेंज रेशियो। अभी बात करते हैं साइनर्जी बेनिफिट्स की। साइनर्जी बेनिफिट्स जैसा कि मैंने बताया था, जब भी मर्जर या एक्विजिशन हो रहे होते हैं तो उस समय अ, जो भी बेनिफिट्स, जो भी ऑर्गेनाइजेशन, जो मर्ज्ड कंपनीज हैं, उनको क्या जो भी बेनिफिट्स हो रहे हैं वो कैसे कैसे हो सकते हैं। भाई उनकी कॉस्ट रिड्यूस हो सकती है, उनके उनका रेवेन्यू बढ़ सकता है। ठीक है, वो सारे जो बेनिफिट्स हैं उनको बोलते हैं साइनर्जी बेनिफिट। ठीक है, synergy is the concept that allow two or more companies to combine together and either generate more profit or reduce cost together. ठीक है, these companies believe that combining with each other gives them more benefit। ठीक है, वो उनको ऐसा लगता है कि अगर वो जो इंडिविजुअली काम कर रहे हैं तो वहां पर ये सारे बेनिफिट नहीं मिल सकते। अगर वो कंबाइन होके, अगर वो मर्ज होके काम करेंगे तो उनको वो सारे बेनिफिट मिलेंगे। उनकी कॉस्ट रिड्यूस हो सकती है, उनको उनके रेवेन्यू उनको जो है बढ़ सकते हैं, ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं, या फिर उनका प्रॉफिट बढ़ सकता है, ठीक है? वो सारे बेनिफिट्स उनको मिलेंगे, ठीक है? वो जब बेनिफिट मर्ज होने के बाद जो बेनिफिट मिल रहा है उनको बोलते हैं साइनर्जी बेनिफिट। तो these companies believe that combining with each other combining with each other gives them more benefit than being single or and doing the same। ठीक है, तो ये जैसे मैंने बताया, there are usually three types of synergies in mergers and acquisitions that occurs among companies। Let's look at these different types of synergies so that we can understand how synergy work in different situations। सबसे पहले यहाँ पे रेवेन्यू साइनर्जी है, उसके बाद कॉस्ट साइनर्जी है। रेवेन्यू जैसे मैंने बताया, रेवेन्यू इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। सपोज कंपनी ए है, कंपनी बी है, ठीक है। दोनों अपना एक गुडविल है, दोनों के अपनी एक मार्केट है, दोनों का अपना एक जो है कस्टमर्स है, अपने कस्टमर बेस है, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, दोनों मर्ज हो रहे हैं तो दोनों के कस्टमर मिल गए ना, तो रेवेन्यू से इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये बेनिफिट है, दूसरा कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हैं। सपोज जो है भाई कंपनी ए है जो एक स्मॉल एरिया को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन कंपनी बी से मिलने के बाद वो एक बड़े एरिया को टारगेट कर पा रहा है, तो बिना कुछ एडिशनल एक्सपेंसेस के उनको क्या है, अभी एक बहुत बड़ा एरिया मिल गया है, तो उनकी कॉस्ट रिड्यूस हो गई, उनको एक बढ़िया सिस्टम मिल गया पूरा, ठीक है, उनके एम्प्लॉयज मिल गए हैं, ठीक है। तो वो उस ये सारी चीजों के लिए, ये सारे सोर्सेस को जो है के लिए उनको जो है उनके एक्सपेंसेस, उनके खर्चे जो है वो बच गए, ठीक है। लेकिन ये सारी चीजों को वो फ़ायदा उठा सकते हैं, तो उससे उनकी कॉस्ट रिड्यूस हुई ना, तो ये कॉस्ट सिनर्जी हो गई। इसी तरह फाइनेंशियल सिनर्जी, अगर सपोज़ फाइनेंशियल सिनर्जी से मतलब है जो फंड जो रेज़ करते हैं, ठीक है? कितनी आसानी से। अगर सपोज़ कोई छोटी ऑर्गनाइज़ेशन है, वो अगर बैंक के पास जाएगी और पैसे माँगने, तो बैंक उन्हें ज़्यादा चार्ज करेगा, इंटरेस्ट ज़्यादा बोलेगा देने के लिए, या प्रॉब्लम होगी उसको लोन देने में। मगर अगर जो है 2 कंपनीज़ मिलकर, ठीक है, अब मिल जाते हैं और एक बड़ी कंपनी को फॉर्म कर लेते हैं, तो उस कंडीशन में अगर वो बैंक के पास जाएँगे तो उनको लो इंटरेस्ट रेट पे जो है लोन मिल सकता है। ठीक है? तो ये आपका फाइनेंशियल सिनर्जी हो गया। इंडिविजुअली देखते हैं, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं रेवेन्यू सिनर्जी। दिस इज फर्स्ट ऑफ द थ्री टाइप ऑफ सिनर्जी इन मर्जर ऑफ एंड एक्विजिशन। इफ टू कंपनीज गो थ्रू रेवेन्यू सिनर्जी, दे happen to sell more products। For example, let's say that G Limited has acquired P Limited। G Limited जो एक्वायरर है, इन्होंने एक्वायर किया हुआ है टारगेट कंपनी P Limited को। G Limited has been in business of selling old laptops। G Limited का बिजनेस क्या है, वो बेचते हैं क्या, ओल्ड लैपटॉप्स बेचते हैं, ठीक है। P Limited is not direct competitor of G Limited, but P Limited sells न्यू लैपटॉप, ठीक है। ये नए लैपटॉप बेच रहे हैं, वो पुराने बेच रहे हैं, लेकिन G Limited ने एक्वायर कर लिया है P Limited को। uh, P Limited is still very small, ठीक है, in profit and size, but they have been giving great competition to G Limited। ठीक है, भाई है तो लैपटॉप ही बेच रहे हैं और जो है बहुत सस्ते में बेच रहे हैं, तो इस वजह से क्या हो रहा है, जी लिमिटेड कंपटीशन तो है ही पी लिमिटेड के लिए, सॉरी पी लिमिटेड कंपटीशन तो है ही जी लिमिटेड के लिए। तो सिंस इट इज सेलिंग न्यू लैपटॉप एट अ मच लेसर प्राइस, ठीक है। As G Limited has acquired P Limited, G Limited has increased its territory from selling only used laptop to selling
न्यू लैपटॉप। अभी क्या हो गया, जी लिमिटेड का बढ़ गया ना, वो अभी पहले ओल्ड लैपटॉप्स को ही डील करते थे, अभी उन्होंने एक्वायर कर लिया पी लिमिटेड को, तो अभी क्या है, ओल्ड और न्यू दोनों में वो डीलिंग कर रहा है, तो बढ़ गया, तो उनका रेवेन्यू भी बढ़ जाएगा। ठीक है। By going through this acquisition, the revenue of both of these companies will increase, as they would be able to generate more revenue together compared to what they could have done individually. अभी दोनों ज़्यादा revenue generate कर सकते हैं। इसी तरह cost synergy के का example से समझते हैं। The second type of synergy, the second type of synergy in merger is the cost synergies. Cost synergy allow two companies to reduce cost as a result of merger or acquisition. Uh, if we take the same example, will अगर हम लोग सेम वही एग्जांपल लेते हैं पी और जी लिमिटेड का, we would see that as a result of acquisition of P Limited, G Limited is able to reduce the cost of going new territory। मतलब अभी वो नया उनको एक सेगमेंट मिल गया है, ठीक है, उनके पास एक नया प्रोडक्ट आ गया है, क्यों, क्योंकि अभी वो न्यू लैपटॉप में ही भी डील कर रहे हैं और बिना कोई जो है एक्सपेंसेस के। ठीक है। प्लस जी लिमिटेड इज एबल टू गेट एक्सेस टू न्यू सेगमेंट। अभी वो नया सेगमेंट जो कस्टमर का, जिनको ओल्ड लैपटॉप नहीं चाहिए, जिनको न्यू लैपटॉप ही चाहिए, वो उधर भी टारगेट कर सकते हैं। ठीक है। तो जी लिमिटेड इज एबल टू गेट एक्सेस टू न्यू सेगमेंट ऑफ कस्टमर्स विदाउट incurring एनी एडिशनल कॉस्ट। Cost reduction is the one of the most important benefit of cost synergy. In the in the case cost synergy, the rate of revenue may not increase, but the cost would definitely get reduced. In this example, when the cost synergy happens between G Limited and P Limited, the combined company is able to save a lot of cost on logistic। ठीक है। अभी होता है ऐसा कि जब भाई दो कंपनियां मिल रही हैं तो उनके बहुत सारे खर्चे बच जाते हैं। जैसे यहाँ पे ये एग्जांपल ये बताया हुआ है कि कौन कौन से एक्सपेंसेस बच सकते हैं। लॉजिस्टिक्स, स्टोरेज, ठीक है, उनको ज्यादा स्पेस मिलेगा, ज्यादा अभी जगह मिली है स्टोरेज के, तो वो उनका एक्सपेंसेस बच सकता है। मार्केटिंग एक्सपेंसेस, ट्रेनिंग एक्सपेंसेस, सिंस द एम्प्लॉय ऑफ पी लिमिटेड कैन ट्रेन एम्प्लॉय ऑफ जी लिमिटेड, वाइस वर्सा। ठीक है, तो इसलिए इनका ट्रेनिंग एक्सपेंसेस भी कम हो जाएंगे, मार्केटिंग एक्सपेंसेस भी कम हो जाएंगे, लॉजिस्टिक भी कम हो जाएगा, एंड ऑल्सो मार्केट रिसर्च, ये सारे एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं फाइनेंशियल लीवरेजेस, सॉरी सिनर्जी की। अच्छा, मैं अलाउ कर रहा हूँ आप लोगों को चैट बॉक्स में, जिनकी अटेंडेंस रह गई है वो दे दें। फाइनेंशियल सिनर्जी से क्या मतलब है, जैसे मैंने अभी बताया था, द थर्ड टाइप ऑफ सिनर्जी इन मर्जर एंड एक्विजिशन in the financial synergy is the financial synergy. If a mid-level company goes to borrow a loan from a bank, the bank may charge more interest. But if two mid-level companies merge and as a result a large company goes to borrow the loan from a bank, they will get benefit since they would have better capital structure, better cash flow to support their borrowings। उनके पास क्योंकि ज्यादा अच्छा कैपिटल होगा, कैपिटल स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, कैश फ्लो बेटर होगा, क्योंकि दो कंपनियां मर्ज हो रही है तो उनके एसेट्स, उनकी लाइबिलिटीज, उनके कैश, उनका सब कुछ जो है एक हो रहा है। ठीक है, तो उनका जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो भी और स्ट्रांग होगा, तो उनको आसानी होगी लोन लेने में, और उनको कम इंटरेस्ट रेट भी पे करना पड़ेगा। ठीक है। तो फाइनेंशियल सिनर्जी इज व्हेन टू mid-sized companies merge together to create financial advantages. By doing for uh, financial synergy, these two companies not only achieve financial advantages in the case of borrowing loan or paying less interest, but they also able to achieve additional tax benefit। ठीक है, उनको additional tax benefit भी मिलता है, प्लस दे आर ऑल्सो एबल टू इंक्रीज देयर डेट कैपेसिटी। बिल्कुल ऑब्वियस है, डेट कैपेसिटी उनकी इंक्रीज हो जाएगी अगर उनके पास असेट इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर और स्ट्रांग हो रहा है तो डेट कैपेसिटी भी इंक्रीज होगी। एंड टू रिड्यूस द कंबाइंड
कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगर जो है आपका इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, आपको टैक्स बेनिफिट मिल रहे हैं, आपकी डेट कैपेसिटी बढ़ रही है, तो ऑब्वियस है कि आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिड्यूस ही होगा। ठीक है। As an example, we can say that company L and company M, sorry company P और G था, ठीक है, वही company P और G है मेरे ख्याल से, ठीक है, have merged to create a financial synergy. Uh, since they are mid-level companies and if they operate individually, they need to pay a premium for taking loans from the bank or would never be able to reduce the cost of capital. That's why the merger has turned out to be quite beneficial for both the companies and we can call it financial synergy in merger and acquisition. ठीक है, क्लियर है सभी को? तो ये आपके हो गए सिनर्जी, ठीक है, फाइनेंशियल सिनर्जी, कॉस्ट सिनर्जी एंड रेवेन्यू सिनर्जी। अभी जो अगला टॉपिक है वो है ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। ऑलरेडी आप लोगों को पता है, यहाँ पर हम लोग को देखना है पोस्ट मर्जर ईपीएस। पोस्ट मर्जर ईपीएस कितना होगा, ठीक है। तो प्रो फार्मा अर्निंग पर शेयर भी इसको बोलते हैं, इज अ कैलकुलेशन ऑफ ईपीएस एज्यूमिंग अ मर्जर एक्विजिशन। ठीक है, प्रो फार्मा अर्निंग पर शेयर से मतलब है कि आपने एज्यूम किया कि मर्जर एक्विजिशन की कंपनी मर्ज हुई है और उसकी वजह से ईपीएस कितना होगा, ठीक है। Assuming a merger acquisition takes place and all financial metrics as well as number of shares outstanding are updated to reflect the transactions. Pro forma in a Latin means for for the sake of form. In this case, it refers to calculating EPS for the sake of form in the event of the acquisition. Basic EPS is calculated, कैसे calculate करना है? Firm's net income uh, by its weighted share outstanding, ठीक है। The pro forma EPS on other hand add the target firm net income and any additional synergies, incremental adjustments to the numerator while adding new shares issued due to acquisition to the denominator. Uh, इसका फॉर्मूला जो होगा उससे समझने की कोशिश करते हैं। Here is the formula for pro forma earning per share, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ पे एक्वायरर यानी जो कंपनी एक्वायर कर रही है उनकी नेट इनकम प्लस टारगेट कंपनीज नेट इनकम, दोनों कंपनी की नेट इनकम आपको लेनी है, ठीक है। और उसमें प्लस माइनस होगा इंक्रीमेंटल एडजस्टमेंट्स, वो अभी मैं बताऊंगा इंक्रीमेंटल एडजस्टमेंट्स होते क्या है। डिवाइड क्या करना है, डिवाइड किससे करना है, एक्वायरर्स शेयर आउटस्टैंडिंग प्लस न्यू शेयर इशूड, ठीक है। मतलब कि एक्वायरर्स नेट इनकम प्लस टारगेट कंपनीज नेट इनकम प्लस माइनस इंक्रीमेंटल एडजस्टमेंट और डिवाइड इनको करना है जो एक्वायरर्स जो शेयर है, जो कंपनी एक्वायर कर रही है उसके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स प्लस जो कंपनी इशू कर रहे हैं मर्जर के लिए नए जो शेयर्स वो ऐड करना है, ठीक है। ये आपका आ जाएगा पोस्ट ईपीएस अर्निंग पर शेयर। हाँ, ये जो मैंने अभी बताया इंक्रीमेंटल एडजस्टमेंट्स वो क्या होते हैं, दीज आर द एडिशनल वैल्यूज। मतलब ये आपको देखना पड़ेगा भाई कोई इंक्रीमेंट एडजस्टमेंट्स तो है नहीं है, उसको प्लस या माइनस जो भी करना होगा आपको इनकम में से वो करना होता है। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए इंक्रीमेंटल एडजस्टमेंट्स के, दीज आर द एडिशनल वैल्यूज आइटम्स दैट आर क्रिएटेड व्हेन टू फर्म्स कंबाइंड विद इम्पैक्ट प्रो फार्मा अर्निंग पर शेयर्स। जैसे सबसे पहले है यहाँ पे इंक्रीमेंटल आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट एक्सपेंसेस दैट कम्स फ्रॉम न्यू डेट फाइनेंसिंग, ठीक है। जो आपके न्यू डेट फाइनेंसिंग से जो भी आपके जो है इंक्रीमेंटल जो आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट जो भी आपके हैं, ठीक है। मतलब आप कंपनी एक्वायर हुआ उनके भी डेट आपके मिले तो आपका इंटरेस्ट बढ़ गया ना, तो वो चीज की बात कर रहे हैं यहाँ पर। या आफ्टर टैक्स सिनर्जीज जो हम लोग ने अभी बात की थी, जो बेनिफिट्स थे, ठीक है। जैसे कॉस्ट रिड्यूस हो गया, जो आपका जो रेवेन्यू इंक्रीज हो गए उनकी बात कर रहे हैं, सिनर्जीज की बात कर रहे हैं। आफ्टर टैक्स डेप्रिशिएशन, ठीक है, डेप्रिशिएशन की बात कर रहे हैं। जो भी कंपनी अगर मर्ज हो रही है तो दूसरे के असेट भी आ जाते हैं तो डेप्रिशिएशन भी आप जो है आपको
दूसरे कंपनी जो मर्ज हो रही है उसका उसकी एंट्री करनी होगी, तो वो सारी चीजें, उसका एडजस्टमेंट्स। सेव्ड आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट एक्सपेंस, ठीक है, जो भी इंटरेस्ट जो बच रहे हैं, ठीक है, मतलब कि इंटरेस्ट जो आपका सपोज जो है दूसरी कंपनी मर्ज होने से आपके डेट सपोज कम हो गए, ठीक है, या फिर आपके जो प्रेफर्ड जो स्टॉक है, जो यहाँ पर हम लोग डेट किसकी बात कर रहे हैं, जो टारगेट कंपनी है उसकी बात कर रहे हैं सब, ठीक है, वो कंपनी मर्ज हुई तो उसके डेट सपोज कम हो गए, ठीक है, तो वहां से इंटरेस्ट जो बच गया, या फिर जो प्रेफरेंस जो स्टॉक होल्डर्स है जो उनको डिविडेंड देना है, ठीक है,